सबसे ज्यादा अगर दहशतगर्दी का किसी मजहब ने फेस किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ दहशतगर्दी हुई है तो वो इस्लाम के साथ हुई। हमको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाओ। जिंदाबाद 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 लखनऊ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप गलत करोगे तो हम झुक के बात नहीं करेंगे, हम आपसे आंख में आंख मिला के बात करेंगे। कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा था जिसने ये ना कहा हो कि पुलवामा में जो हुआ वो गलत हुआ। अब आप बताइए अलीगढ़ में क्या हुआ था? कहिएगा उसको दहशतगर्दी अलीगढ़ में जो हुआ है? भाई दहशतगर्दी का तो मतलब यही है कि यहां कोई चला है और आके दहशत फैलाए, दहशतगर्दी है। आइए दोस्तों, अब हम नारा लगाते हुए अपने इज्जतमाब आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्त और हम सबके रहबर, कौम के रहबर और लीडर को आवाज देना चाहेंगे। अब्दुल वहीद फारूकी साहब, अब्दुल वहीद फारूकी साहब, अब्दुल वहीद फारूकी साहब जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वहीद फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वहीद फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वहीद फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वहीद फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वहीद फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं ये समझता हूँ कि वक्त ज़्यादा हो गया है और ज़िम्मेदारी भी मेरी ही बढ़ गई, क्योंकि मुझे अपने ही वक्त को देना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि 11:15 अपने जहन ने बनाया था कि 11:15 बजे तक के मैं बोलूँगा। मैं अभी महसूस कर रहा हूँ कि ज़िंदगी की तरतवानाई और उसकी घनगरज तो आप लोगों की, बहरहाल जल्दी जल्दी कुछ बातें कह दूँ, क्योंकि आज यहीं शाम के रात के बाद से कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बात आज एडमिनिस्ट्रेशन से ही कर ली जाए, क्योंकि सरकार की सारी एजेंसियां यहाँ मौजूद हैं। तो जैसे ही मैं बोलते शुरू करता हूँ वो एजेंसियां अपना कागज़ और कलम उठा लेती हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि उठा लो भाई कागज़ और कलम और लिखना शुरू करो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसी ऐसी नादानी की हरकतें की गई कि बस वालों, बस से जो लोग आए उनसे, सरकार की बहुत सी एजेंसियां हैं ना, तो उसमें से पूछ रहे हैं कि ये बताओ तुम लोग किराए पे आए हो, कैसे आए हो? तो जवाब उन लोगों ने खुद ही दिया। और फिर मैंने कहा बस वालों से पूछ लो कि वो लोग बेचारे पैसे अपनी जेब से दे के आए, जो लोग आए बस से। और कुछ लोगों को कहीं रोकने की कोशिश की गई, कुछ को कहीं रोकने की कोशिश की गई। ये सब काम भी जारी रहे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि देखो भाई, मैं तुम्हारे दमन से उस वक्त नहीं रुका था, ना मैं डराता हूं ना मैं डरता हूं। तुमने डराने की हमें 2013 में भी बहुत कोशिश की थी, जब तुमने उस हरकतें शुरू कर दी थी कि हमारे माइक वाले को, हमारे लाइट वाले को, हमारे टेंट वाले को 151 के नोटिस भेजना शुरू कर दिए थे। तो हम तुमसे उस वक्त नहीं डरे थे, तो इस वक्त क्या डरेंगे? जब हमने उस वक्त ये कहा था, वाकई मैं बिल्कुल नया नया हालात को देखते हुए, जो हालात हुआ करते थे 2013 से पहले के,
तो हम तो अच्छा करने निकले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ वो आज सबके सामने है। तो उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि हमको चलने दो, हमको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, हमको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाओ। जिंदाबाद 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 अरे लखनऊ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अल्हम्दुलिल्लाह साहबा एक्शन कमेटी एक काफिला है। ये जो हरकतें होती हैं बीच कूच में कि आप हमारे लोगों को डराने की कोशिश करो या उनको रोकने की, या बस वालों पे बस से जो लोग आए उनसे, ये बड़े नीचे दर्जे की बातें हैं। जो बात करना है हमसे करिए। आप उनसे पूछ रहे हो, ये अच्छी बातें नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि इसको अपने पास लिख के रख लीजिए, और इसलिए रख लीजिए कि साहबा एक्शन कमेटी ही एक ऐसी तंजीम है जो एडमिनिस्ट्रेशन के भी गलत कामों को आगे बढ़कर कहने का दम रखती है, और एडमिनिस्ट्रेशन की भी आंख से आंख मिला के बात करती है। आप गलत करोगे तो हम झुक के बात नहीं करेंगे, हम आपसे आंख में आंख मिला के बात करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से जो बात थी मैंने कह दिया। एक टॉपिक हमने हमारा है पिछले 10, 11, 12 सालों से। मैं ज़रूर अपने उलमाओं से मशवरा करूंगा, हालांकि मैंने उलमा इकराम से मशवरा करके ये टॉपिक रखा था, दहशतगर्दी का इलाज, सवालिया निशान, सहाबा की गुलामी। तो अभी हमारे प्रेस के साथी कुछ मौजूद हैं और इस टॉपिक पे बहुत सारी बातें हुई, प्रेस क्लब में भी बहुत सारी बातें हुई। आप हजरात के सामने भी कुछ बातें रख दूं, क्योंकि ये तंजीम एक ऐसी तंजीम है जिसमें हिंदू और मुस्लिम बराबर से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने पैगाम को, मौलाना ने जो कहा है, उस पैगाम को आप रखने की जरूरत है सही ढंग से। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यही बात आई, तो मैंने मुझसे पूछा गया, तो उसको मैंने जिस तरह कहा मैं अपने उलमा इकराम के सामने भी रखना चाहता हूं कि दुनिया के सारे मजहब, जितने भी मजहब है, सबकी स्टडी कर लो। सबसे ज्यादा अगर दहशतगर्दी का किसी मजहब ने फेस किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ दहशतगर्दी हुई है तो वो इस्लाम के साथ हुई। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को फेस इस्लाम मजहब ने किया। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्के से मदीने हिजरत करना पड़ा, आज अगर किसी को किसी महल्ले से, अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले एक बड़ा बवाल आया था, बहुत ज़्यादा बार बार कुछ चीज़ें सामने आ रही थी कि साहब एक धर्म परिवर्तन आया था, और एक जो इलाके से छोड़ने, कैराना वगैरह का जो मामला हुआ था, वो इसी बेस पे सरकार भी बनी थी। तो कितना दुख होता है अगर हमें कोई जबरियन हमारे महल्ले से दूसरे महल्ले जबरियन निकाले। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मक्के से मदीने हिजरत करना पड़ी थी, उसको क्या कहा जाएगा भाई? वो भी तो दहशतगर्दी हुई थी ना, दहशतगर्दों ने ही तो किया था ये काम। हमारे दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मार के शहीद कर दिया गया। और कौन उमर? जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते थे, हाकिम वक्त थे, खलीफा थे, नमाज की हालत में शहीद कर दिया गया। इसको क्या कहा जाएगा? ये भी तो दहशतगर्दी थी।
हमारे तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुहासरा कर लिया गया, 40 दिन पानी नहीं मिला, उसके बाद कुरान पढ़ते की हालत में शहीद कर दिया गया। इसको क्या कहा जाएगा? ये भी तो दहशतगर्दी थी। हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाते की हालत में शहीद कर दिया गया, इसको भी तो दहशतगर्दी कही जाएगी। उम्मत मुसलमा के शहजादे नवासे रसूल करबला के मैदान में बुला के शहीद कर दिया गया, उसको भी तो दहशतगर्दी कही जाएगी। इस्लाम ने इस लेवल पर दहशतगर्दी को सहा है। और आज क्या हो रहा है? मैं हर जगह इस बात को कहता हूं कि अच्छा भाई ठीक है, अभी एक हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझसे एक सवाल कर लिया कि पुलवामा पे बताइए, पुलवामा पे कोई भी हिंदुस्तानी, मैं किसी मजहब का नाम नहीं ले रहा, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, कि कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा था जिसने ये ना कहा हो कि पुलवामा में जो हुआ वो गलत हुआ। अब आप बताइए अलीगढ़ में क्या हुआ था? कहिएगा उसको दहशतगर्दी अलीगढ़ में जो हुआ है? भाई दहशतगर्दी का तो मतलब यही है कि यहां कोई चला है और आके दहशत फैलाए, दहशतगर्दी है। मैं देख रहा हूं एक नई चीज, और मैं ऐसे लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं ऐसे लोगों को का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं रखता। मैं साफ कहता हूं कि इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कम से कम जहां पर मुसलमान करे नाम, अगर उसका मुसलमान है तो साहब वो दहशतगर्द है। और जहां मुसलमान के साथ हो रही है दहशतगर्दी, उसको क्या कहा जाएगा? उसके लिए बोलने के लिए कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, हमको इखलास से मसावात में ढलना होगा, हमको इखलास से मसावात में ढलना होगा। वक्त नाजुक है, समझ बूझ के चलना होगा। कुछ निगहबाने वतन अपनी रविश भी बदले, कुछ हमें अपने इरादों को बदलना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद शेर लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, जो हमारे शहर के माहौल, जो शहर के हालात हुआ करते थे 2013 से पहले, साहबा एक्शन कमेटी ने ये काम तो कर दिखाया। वो भी, उसको भी मैं दहशतगर्दी ही मानता था। जो कर दिखाया कि अल्हम्दुलिल्लाह पुराने लखनऊ से शिया सुन्नी के फसाद को खत्म कर दिया। अब बहुत से दुकानदारों की दुकानें भी बंद हुई। वो है कि अरसे के बाद हम मुस्कुराए तो, अरसे के बाद हम मुस्कुराए तो कुछ दर्दमंद लोगों के तेवर बदल गए। बहरहाल, तो जब ये खत्म हो गया तो जहन में एक बात आई कि आगे हमको क्या करना चाहिए। तो साहबा एक्शन कमेटी ने अपने 5 बुनियादी काम रखे, 5 काम, जिसमें सबसे बड़ा काम जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एजुकेशन। याद रखो, जो कौमें पढ़ती हैं वही आगे बढ़ती हैं। साहबा एक्शन कमेटी ने एजुकेशन पे काम शुरू किया, और चूंकि वसाइल की तंगी है, इस वजह से हायर एजुकेशन पे काम किया कि जो बच्चे IIT CPMT कंपटीशन बीट करके आ जाते हैं, ऐसे बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती है, उनकी फीस जमा करने का काम साहबा एक्शन कमेटी करती है। साहबा एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन बच्चियों की मुनासिब उम्र में रिश्ते आते हैं और उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी साहबा एक्शन कमेटी ने अपने कंधों पे रखने का काम किया कि ऐसी कोई भी बच्ची होगी, जिस तरह कर सकते हैं उस तरह उस बच्ची के लिए खड़े होंगे। तीसरा काम, बीमारों का इलाज। जो बीमार हैं
जिनके पास वसाइल की कमी है, जिनका इलाज नहीं हो पाता है, जिनके ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं, वो सब का काम साहबा एक्शन कमेटी करती है। चौथा काम जो सबसे ज्यादा हमारी आपकी जिंदगी में आता रहता है मगर हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे घरानों में, ऐसी जगहों पे 130 से ज्यादा घर है जहां 2 वक्त का चूल्हा नहीं जल पाता। साहबा एक्शन कमेटी वहां हर महीने राशन भेजने का काम करती है। साहबा एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। और पांचवा काम, जो बेकसूर लोग जेलों में बंद रहते हैं उनकी जमानत कराने का। और दूसरे एक बात और सुन लीजिए कि जिन लोगों का उनकी सजाएं पूरी हो चुकी, उसके बाद किसी का 2000, 4000, 8000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे जुर्माना होता है, वो जुर्माना नहीं जमा हो पाता है, जिसकी वजह से वो लोग बेचारे जेल में पड़े रहते हैं। वहां जाके सुप्रिंटेंडेंट से, जेलर से मिलके उनसे लिस्ट मांगता हूं, और वो लिस्ट जब मिलती है तो जाहिर है कि अब जो भी लिस्ट मिलती है उसी के हिसाब से वहां के लोगों को छुड़ाने का काम भी साहबा एक्शन कमेटी। वाहिद फारूकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये साहबा एक्शन कमेटी के कुछ काम थे। जब हालात और ठीक हुए तो सोचा कि आप कुछ और काम करे जाए। मैंने देखा कि अभी हमारे सामने अकील अब्बास जैदी साहब आए हैं, अभी मुझे दिखे थे कहीं पे, वो है, ये अभी आए हैं सामने से, मैंने इनको देखा, इत्तेफाक है कि ये आ गए हैं। अब से 3-3.5 साल हुए पहले, हजरत सुनिएगा, ये 3.5 साल पहले मेरे पास आए थे एक इंटरव्यू करने। तो इन्हीं ने मुझसे पूछा कि आप हुकूमत से क्या चाहते हैं। हमने कहा आप करा पाएंगे। इनका मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है मोहसिन रजा से। मैंने कहा अच्छा, इन बात के जो हुए वो भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने कहा आप करा पाएंगे? कहने मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा नहीं, हमसे वादा करिए। इंटरव्यू से पहले मेरी इनकी बात हो रही थी। तो कहने लगे क्या? मैंने कहा ऐसा है कि मैं हुकूमत वक्फ उत्तर प्रदेश को, वक्फ मिनिस्टर साहब को, क्यों भाई, आपके इंटरव्यू में मैं ये कहना चाहता हूं और मैं लिख के भी दूंगा कि मुझको वक्फ की कोई जगह दे दे, मैं वहां पे अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा स्कूल बनाना चाहता हूं। इन्होंने मुझसे वादा किया कि आप लिख के दीजिए। मैंने दिया लिख के, और फिर मैंने कहा देखिए मैं दामन फैला के भीख मांग के लाऊंगा और बेहतरीन हॉस्पिटल बनाऊंगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाऊंगा और आला मेयार का कॉलेज बनाऊंगा। ये बात आपसे कही थी। मुझे नहीं पता था कि वक्फ का क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। ये मैंने 3-3.5 साल पहले कहा था, और आज अंजाम देख लीजिए वक्फ का क्या हुआ है। और मेरी बात को कोई परवाह ही नहीं की गई। फिर रिमाइंडर दिया, लेकिन वो कूड़े में डाल दी गई बात। फिर अभी आपने मुझसे कहा, मैंने कहा बेकार है कोई बात करना वक्फ के सिलसिले में, लेकिन चूंकि ये बात मैं कह क्यों रहा हूं उसकी वजह दूसरी है। हमारे यहां वक्फ की जो आजकल हालात सामने आए हैं, मैं अपने बड़ों के साथ हूं लेकिन दिल से नहीं। कुछ चीजें हैं जिनको मैं चाहता हूं कि ये हटे और हटेंगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं दिल से साथ नहीं हूं। और इसमें जो दिल से साथ होगा वो बिकाऊ माल होगा। ये भी अपने स्टेज से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।
हम आप कहां थे? जो हम तो किराया वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और आपसे ले रहे 10,000 और 20,000। एक आदमी, अकेला एक आदमी खा रहा था। हम आप सब जानते हैं इस बात को। हमने कितने हॉस्पिटल बना के दिए, हमने कितने गरीबों के लिए स्कूल बना के दिए, हमने कितने मकान बना के अपने गरीबों के लिए दिए वक्फ बोर्ड से की जमीनों पे। कुछ नहीं किया, सिवाय लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। हुकूमत के पास जाएगा, नहीं से कुछ तो हमें मिलेगा, कुछ तो होगा। मगर इन बेईमानों ने अगर ये सब काम ना किए होते, बड़ी बड़ी जगहें हैं साहब, 100 रुपए सालाना किराया जमा हो रहा है और करोड़ों कमाई ला रहे हैं वहां से। वहां से कमाई करोड़ों की हो रही है और 100 रुपए सालाना जमा हो रहा है। मेरे पास रसीद है बाकायदा। तो क्या हुकूमत के पास सारी एजेंसियां हैं? आपका किरदार नहीं मालूम आप क्या कर रहे हैं? ये उन सब की वजह से ये हुआ है। ना हमने ऐसा किया होता ना ये मेरे साथ होता। और जहां हमें बोलने की जरूरत है वहां हम बोल नहीं रहे। कोई आदमी, मैं तो साफ कहता हूं कि हुकूमत हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, या आपको टेस्ट करते हैं कि आपकी हैसियत कितनी है, आप क्या कर सकते हैं। टेस्ट कर करके और जिससे बात करो मसलेहत। मसलेहत, मैं कहता हूं मुनाफिकत का आजकल में दूसरा नाम मसलेहत हो गया है। मसलेहत चुप है। वो मसलेहत मुझे नहीं पता चल रही क्या है। मसलेहत ये है कि डीएम साहब के पास और सबके पास लिखे रखे नाम कि आप आय से अधिक संपत्ति रखें, ये है मसलेहत। एडमिनिस्ट्रेशन के पास, डीएम साहब के पास और अफसरान के पास नाम लिखे रखे हैं कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति आई कहां से, आपके कौन से कारोबार है, जरा बताइए हमें। और पूरी कौम को बेचा है ऐसे लोगों ने। मैं सबूत के साथ कह रहा हूं, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। मैंने पहले कहा कि मैं इस मामले में बड़ों के साथ हूं, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि मेरे किसी बड़े ने भी इस करप्शन को खत्म कराने का काम नहीं किया, बल्कि बेईमानों का साथ दिया। मैंने कहा इसी पे कि तुम मसलेहत पसंदी का किरदार छोड़ दो, तुम मसलेहत पसंदी का किरदार छोड़ दो। बिकते हैं जिसमें लोग, वो बाजार छोड़ दो। रोहित फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आप एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जानते हैं, आपका साथ देने के लिए, आपकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए आपने 12 बजे रात में बुलाया, मैं हाजिर। 2 बजे रात में बुलाया, मैं हाजिर। आपकी लड़ाई के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन की आंख में आंख डाल के बात करता हूं, क्योंकि उनके पास सारी एजेंसी हैं, मेरी हर एंगल से जांच करा चुके होंगे और कराते हैं हर तरीके से। मैं बिकाऊ माल नहीं हूं। मैंने पहले दिन कहा था जब ये तंजीम बनाई थी कि न टूटने वाला हूं न बिकने वाला हूं। तो आप क्या समझते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ है? मैंने इसकी आपकी मदद करने के लिए क्या क्या झेला है ये बता दूं आपको। मेरा सबसे पहला काम किया गया, मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त किया, मेरा पासपोर्ट निरस्त किया। तो मैंने कहा था कि भाई अगर मेरे में दम होगा तो मैं बहाल करा लूंगा इसको, लेकिन टूटू और बिकूंगा नहीं। आगे बढ़े हुकूमत ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसने भी। मेरे पास 2 गनर थे,
एक छीन लिया, हमसे सौदा किया जा रहा है, औरों से सौदा किया, गारत दे दी गई। एक मौके पे हुआ, एक बड़े अफसर ने मुझको बुलाया और कहा कि हम लोगों के पास LIU का इनपुट है कि आपकी जान को खतरा है। मैंने कहा जी बताइए। कहने आपके पास 2 गनर एक और दे दे। नहीं, पहले कहा कि आपको गारत दे दे। मैंने कहा साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है। कहने वो जिप्सी भी मैं दूंगा। मैंने कहा मुझको माफ कीजिए। फिर कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, एक और गनर ले लीजिए। ये सब लिखो, सब बैठे हैं ना बाहर, सारी एजेंसियां बैठी हैं, तो मैं कह रहा हूं लिखो ये भी। तो कहा एक और गनर ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं मोटरसाइकिल से चलने वाला कहीं भी गली से लेके पहुंच गया। कहा अच्छा, कहा अभी अभी बिल्कुल इंसास आई है जो पब्लिक के पास नहीं है, ये ले लीजिए। हमने कहा ये दे दीजिए। ले लिया मैंने। कुछ दिन के बाद उसी अफसर का जब ट्रांसफर होने वाला था उनको पता चल गया था। उन्होंने मुझको बुलाया और मुझसे पूछा कि वैसे तो आप सच बोलते हैं, लेकिन एक बात बताइए, बिल्कुल सच सच बताइए। मैंने कहा पूछी। कहने बताइए कि मैंने आपको ओबलाइज किया था, मैंने आपसे बात की थी, आपने मेरी बात मानी क्यों नहीं थी? मैंने कहा आपसे वादा कर चुका हूं, सच बोलूंगा। कहने लगे पूछिए बताइए। मैंने कहा आपने मेरे साथ सौदा करना चाहा था। मेरा जब आप मुझको ये एक गारत दे देते तो धीरे धीरे वो मेरा स्टेटस सिंबल बन जाता। आपके यहां पुलिस लाइन से RI फोन करते कि हेलो आपकी गारत वापस ली जाती है। अब वो मेरा स्टेटस सिंबल बन गया। आप लोग सब देख रहे हैं भौकाल। अब मैं पहुंचा साहब आपके पास, आता मैं भाग के कि बताइए ये तो मेरे साथ ये हो रहा है, तब आप मुझसे सौदा करते हैं। आप यकीन मानिए, ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि वो अफसर अपनी सीट को छोड़ के आके मुझे गले लग गया। कहा जिस कौम में आपके जैसे लोग हैं वो कौम धोखा नहीं खा सकती। मेरा लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा लखनऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीद पारोगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान थी और मुझे मालूम था किन चीजों का सौदा होना है, और ये भी मुझे मालूम है किन किन चीजों का हो गया। एक इशारतन बताए दे रहा हूं, सिर्फ इशारतन बता रहा हूं कि एक बड़े मदरसे की जमीन का सौदा होना था। मैंने अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपने विकार को, अपने जो मेरा दीनी मेरा जो कुछ था, मैंने उसको नीलाम नहीं होने दिया। और दूसरे ने ये नीलाम कर दिया। आपके बड़े मदरसे की एक जगह नीलाम हो चुकी है, ये मैं बताए दे रहा हूं आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उस रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि न बिकने की जो वजह है वो यही है कि सारे काम अल्लाह का शुक्र है होते हैं। मैंने आज एक जो काम हुआ अभी थोड़ी देर पहले, लड़के को मुझे भागना पड़ा, इधर भागना पड़ा, उधर भागना पड़ा, फोन करना पड़ा, मुझे नीचे उतरना पड़ा। तो मैंने कहा था उनसे, हमने कहा देखिए भाई बिला वजह तंग मत कीजिए। मेरा सहाबा एक्शन कमेटी का एक रिकॉर्ड है कि सहाबा एक्शन कमेटी ने अब तक 2013 से आज तक न किसी डीएम साहब का घेराव किया है, न किसी चौकी का घेराव किया है, न थाने का घेराव किया। हम अकेले घेराव करते हैं, लेकिन मैं मजबूर होकर घेराव पे न उतर आऊं। मुझे मजबूर मत कीजिएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
आप लोगों की सबकी दी हुई ताकत, दुआएं हैं, जो कुछ काम होते रहते हैं। बहरहाल काम के सिलसिले में हमारे पास देखिए हमारे कितने हिंदू भाई बैठे हुए हैं, अभी भी इतनी रात हो गई है। ये सिर्फ इसलिए मेरे साथ बैठे रहते हैं, इसलिए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं कि मैं इनके साथी हूं। और आज इस स्टेज से मैं महसूस कर रहा हूं, इधर बहुत दिन से आप लोगों को भी ये एक पैगाम दे रहा हूं कि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग भी उस मामले में साथ रहिएगा। देखिए दो चीज़ों को अगर आप अपने से अलग कर दें, एक बीओएमएस डॉक्टर को अगर आप अपने से अलग कर दे थोड़ी देर के लिए, तो 75% लोग बगैर इलाज के मर जाएंगे। ये वो खिदमत कर रहे हैं बीओएमएस डॉक्टर। आपके पास 1000, 2000, 4000 फीस नहीं होगी, आप डॉक्टर को दिखाइए, फिर पर्चा लिखवाइए, फिर दवा लीजिए, और हर 5 दिन के बाद ये बीओएमएस डॉक्टर आपको 20 रुपए 30 रुपए में बेचारे दवा भी दे रहे हैं। और दूसरा बता दूं, ये छोटे छोटे जो मदरसे और मकातिब हैं, इनको अपनी दुनिया से अगर दूर कर दोगे तो यकीन मानो ये नहीं तुम्हारे बच्चे जान पाएंगे कि अल्लाह कौन है और रसूल कौन है। इनकी हिफाजत कर लो, अब वक्त आ गया है इनकी हिफाजत करने का। और मैं इस मंच से, इस स्टेज से, साहबा एक्शन कमेटी के स्टेज से, जिसको सुनना हो सुन लो, मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा और इंशाअल्लाह इन पे कोई आंच नहीं आने देगा। वाहिद फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वाहिद फारूकी जिंदाबाद। बहुत हो चुका। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, क्योंकि मैं समाज में रहता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता के अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं कि जब अभी आप देख रहे होंगे कि दरगाह तोड़ी जा रही है, मसाजिद तोड़ी जा रही, हो रहा है नहीं हो रहा है? आप यकीन मानो, उससे ज्यादा जैसे तुम तोड़ लो, उससे ज्यादा हिंदू और मुसलमान में एकता होती जा रही है। क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी इसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मुल्क किसी दूसरी दिशा में जा रहा है, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब खत्म हो रही है, मुल्क जिस चीज पे कायम था वो खत्म हो रहा है। इसलिए हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह अगली लड़ाई मदारिस की लड़ूंगा। खुदा वाहिद फारूकी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वाहिद फारूकी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।